बंसल एपीआई के खिलाफ अब सरकार भी कहीं न कहीं सख्ती से पेश आ रही है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर बायर्स के साथ में धोखाधड़ी की गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि आपको बता दें कि हजारों की संख्या में ऐसे बायर्स हैं राजधानी लखनऊ में जिन्होंने पैसा लगाया था, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई लगाई थी, इसलिए लगाई थी क्योंकि उनको अपना सपनों का आशियाना चाहिए था। लेकिन कई साल बीत गए, उसके बावजूद आज तक उन्हें पोजीशन तक नहीं मिली। ऐसे बायर्स का क्या होगा, किस तरह से उनका पैसा रिफंड होगा या जमीन मिलेगी, ये जानने के लिए हमारे साथ में लीगल एडवाइजर एडवोकेट सुशील गुप्ता जी हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर इस कंडीशन में क्या कुछ होगा। सर, ये बताइए, जिस तरह से इस समय मामला अंसल का चल रहा है, कई बायर्स के साथ में धोखाधड़ी की गई है, लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई लगाई है, ऐसे बायर्स के लिए अब क्या कुछ होगा? लोग कानूनी दांवपेच की अगर हम बात करें, क्या उनका पैसा रिफंड होगा या उनको कहीं प्रॉपर्टी मिलेगी? क्या कुछ होता है इस कंडीशन में? एक बार अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई और डिक्लेयर कर दिया एनसीएलटी ने, तो उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसका पहला प्रोसेस ये होता है कि पब्लिक अनाउंसमेंट, पहले तो आईआरपी जो है अपॉइंट होता है, वो एक फॉर टाइम बिंग के लिए अपॉइंट होता है। वो जो है अपना मतलब जो है अपना क्लेम फाइल भरने के लिए समय देता है, 14 दिन का नोटिस पीरियड, 14 दिन का नोटिस पीरियड देता है। उसके बाद जो है 14 दिन के बाद जो प्रोसेस शुरू हो जाता है कि उनका जो जितने लोगों ने क्लेम फाइल किया है उस फॉर्म को वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है, किसका कितना कितना पेमेंट हुआ है। उसके बाद एक कमेटी बनती है, सीओसी बनती है, जिसको बोलते हैं कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। वो लोग अपना जो भी और उसमें जो मेजोरिटी होती है, जो वोटर्स की मेजोरिटी वोटिंग पावर थी, वो केवल जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स इन द एनसीएलटी एक्ट। एक तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होता है, दूसरा ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होता है। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होता है, उसी को ज्यादा पावर अथॉरिटी होती है, वोटिंग राइट्स होता है और वही डिसाइड करता है। उसके बाद आईपी जो आरपी होता है, आरपी जो है रेजुलेशन पास करता है और लिक्विडेशन किया जाता है। लिक्विडेशन के बाद जो है जो आईबीसी का सेक्शन 155 है, उसके अकॉर्डिंग जो है पेमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिकल ऑर्डर में रिलीज होता है, जिसका फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं उनको पेमेंट किया जाता है। जैसे कि आपकी एनबीएफएल है और दूसरी कंपनीज है, और इस केस में तो आईएफएल प्रायोरिटी बेसिस पे। तो आप क्या कहेंगे बायर्स से, जो बायर्स इधर उधर भटक रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अपना क्लेम फाइल करें। क्लेम फाइल करने के बाद दूसरी चीजों पर ध्यान दें, एफआईआर दर्ज करना ही चाहिए, क्योंकि उनका लॉस हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन हम इधर उधर अपना अगर समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि एक बार अपना क्लेम फाइल कर दें। क्लेम फाइल करने के बाद फिर हम अपनी दूसरी प्रोसीडिंग पे जाए, क्योंकि दूसरी चीजों के लिए समय है और जो हमारा जो क्लेम फाइल है उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। उसके लिए हमको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देखना पड़ेगा, हमने कितना कितना पेमेंट किया है, इसकी लिस्ट भी निकालनी पड़ेगी, डेट वाइज हमको उसको बनाना पड़ेगा। और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे हमारा अलॉटमेंट लेटर होता है और हमारा फॉर्म रिसिप्ट होती है, बैंक रिसिप्ट होती है, जो पेमेंट हमने किया वो सब होता है। तो उन चीजों को इकट्ठा करने में भी समय लग सकता है। और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जितना अमाउंट आपने पेमेंट किया है उसी को आपको क्लेम करना, उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका भी कुछ मतलब समय रहते क्लेम करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में लीगल एडवाइजर एडवोकेट सुशील गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो बायर्स हैं जिनके साथ ठगी हुई है, उन्हें टाइम बॉन्ड के अंदर, मतलब समय सीमा के अंदर अपना क्लेम फाइल सबसे पहले करना पड़ेगा। उसके बाद बाकी और जो चीजें हैं उस पर ध्यान दें। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। लखनऊ के बाद